सभी प्यारे बच्चों को नमस्कार। तो इस वीडियो में क्लास 10th मैथ के सभी सूत्र बताने वाला हूँ। और प्यारे बच्चों, देखिए बेटा, जो गणित है ना हमारा सूत्रों पे टिका हुआ है। अगर आपको सूत्र याद है तो सवाल लगा लोगे, और सूत्र याद नहीं है तो छोड़ के चले आओगे। तो परीक्षा शुरू होने से पहले आप इन सूत्रों को अच्छे तरीके से तैयार कर लो। ठीक है, चलिए जानना ना समझ तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले चैप्टर निकल के आता हमारा बहुपद। ठीक है, तो ये हमारा द्विघात बहुपद है। तो इसमें जो पहला सूत्र निकलता है, नंबर 1 डाल के लिखेंगे, मूलों का योगफल। मूलों का योगफल, मूलों का योगफल, ठीक है, -b/a। इस प्रकार मूलों की जगह पे आप शून्य भी लिख सकते हो। नंबर 2, मूलों का गुणनफल। मूलों का गुणनफल बराबर c/a। तो आपको बहुपद में सिर्फ यही दो सूत्र ध्यान रखने हैं। ठीक है, इतने से ही आपका काम हो जाएगा। अगर आप ये दो सूत्र याद, सिर्फ बहुपद में इतने ही दो सूत्र याद कर लो, काम हो जाएगा, और इससे ज्यादा आपसे कुछ नहीं पूछेगा। अब इसके बाद अगला चैप्टर चलेगा हमारा दो चर रैखिक समीकरण। ठीक है, तो आप बीच में पार्ट का नाम डाल लीजिए यहाँ पर, दो चर रैखिक समीकरण। तो इसमें सबसे पहले लिखना है संख्या पर आधारित। ठीक है, हेडिंग के रूप में लिख लो संख्या पर आधारित। संख्या पर आधारित। तो यहाँ पे नई लाइन से लिखना हमें, माना इकाई का अंक, माना इकाई का अंक बराबर बाई धाई का अंक बराबर x। ठीक है, तो नई लाइन से लिखना अभीष्ट संख्या, अभीष्ट संख्या बराबर 10x + 22। ठीक है, अगर प्रश्न संख्या पे आधारित, संख्या पर आधारित आ जाए तो इकाई का अंक बाई मानना है और धाई का अंक x, और ये वाली संख्या बन जाएगी हमारी। ठीक है, अब यहाँ पे एक और लिख लो, अंकों को पलटने से बनी संख्या। अंकों को पलटने से बनी संख्या। ठीक है, ये तो आपको पता होना चाहिए। ये वाली, अगर अंकों को पलटने से बनी संख्या बोले तो आपको ये वाली संख्या लिखनी है। ठीक है, चलिए अब अगला देखिएगा यहाँ से। अब आपको नंबर अगला डाल, नंबर इसको 1 कर लीजिए। ठीक है, नंबर 1। अब नंबर 2 डाल के लिखना है आपको आयत। तो आप लिखना आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई। आयत का परिमाप, आयत का परिमाप होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, अब इसके बाद अगला नंबर डाल के लिखेंगे आप, नंबर 3 वर्ग। ठीक है, तो आप लिखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है हमारा। ठीक है, भुजा स्क्वायर, फिर वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप होता है हमारा 4 गुणा भुजा। ठीक है, हिंदी से नोट करिए। इसके बाद अगला देखिएगा आप यहाँ से। अब आपको यहाँ पे लिखना नंबर 4 चाल बराबर। ठीक है, चाल बराबर दूरी बटा समय, दूरी बटा समय, और समय बराबर
समय बराबर दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल। ये भी सवाल सूत्र यानी यूज हो जाते हैं, ठीक है। अब इसके बाद नंबर 5 डाल के लिखना है आपको। दो क्रमागत धन पूर्णांक, दो क्रमागत धन पूर्णांक, एक कर लो x और एक कर लो x+1, ठीक है। इसके बाद दो क्रमागत विषम तथा सम धन पूर्णांक, ठीक है। दो क्रमागत विषम तथा धन पूर्णांक, तो आपको यहाँ पे करना ax और x+2 इस प्रकार, ठीक। सम विषम के लिए दोनों एक ही रहेंगे। अगर सम कहेगा दो क्रमागत विषम तो आपको x+2 लेना है, और सम कहेगा तब भी यही लेना, दोनों के लिए एक ही रहेंगे हमारी संख्याएं, ठीक है, कोई चेंज नहीं होगा। अब इसके बाद यहाँ से अगला पॉइंट देखिएगा। अब आपको यहाँ पे लिखना समीकरण युग्म, इसको जरा ध्यान समझिएगा आप लोग। देखो बेटा ये भी संख्या पूछ देता, ठीक, इनको ध्यान रखिएगा आप लोग। तो समीकरण युग्म, जैसे पहला नंबर डाल के लिखेंगे हम a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2। तो प्यारे बच्चों ये रेखाएं कहलाती हैं हमारी प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं, ठीक है। यहाँ पे लिखना हमें प्रतिच्छेदी रेखाएं और अद्वितीय हल, अद्वितीय हल का अर्थ है केवल एक हल, अद्वितीय हल का अर्थ है केवल एक हल। चाहो तो यहाँ पे लिख दो केवल एक हल, केवल एक हल, ठीक है। और इसके बाद लिखना है संगत, ये पहला पॉइंट हो गया हमारा। अब इसके बाद नंबर 2 डाल के लिखना है हमें a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल c1/c2। ये कहलाती संपाती रेखाएं, संपाती रेखाएं, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे अपरिमित रूप से अनेक हल, अपरिमित रूप से अनेक हल, ठीक है। और साथ में लिखना है संगत। नंबर 3 डाल के लिखना है आपको a1/a2 इक्वल b1/b2 नॉट इक्वल c1/c2। और ये रेखा कहलाती है हमारी संपाती रेखाएं कहलाती, ठीक। इनका कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है, और साथ में कहलाती है असंगत, ठीक है। तो इन तीनों को अच्छे तरीके ध्यान रखिए, परीक्षा में पूछ देता है अक्सर, ठीक है। चलिए समझिए, आगे बढ़िए थोड़ा। अब यहाँ पे हमारा अगला चैप्टर चलेगा द्विघात समीकरण, द्विघात। देखिए प्यारे बच्चों मैं आपको वही सूत्र बताने वाला हूँ जो परीक्षा में अक्सर आते हैं, ठीक, सवालों में यूज होते हैं। फालतू के हम आपको नहीं लिखाएंगे क्योंकि समय कम है, ज़्यादा ड्रामाबाजी नहीं पालेंगे। तो द्विघात समीकरण, ठीक है, द्विघात समीकरण। तो यहाँ पे लिखना पड़े द्विघात समीकरण में हमें x² + bx + c = 0। तो प्यारे बच्चों ये हमारा द्विघात समीकरण कहलाता है, ठीक है, x² + bx + c = 0। तो सबसे पहला सूत्र निकल के आता है हमारा विभक्त कर। नंबर 1 डाल के लिखेंगे विभक्त कर, ठीक। विभक्त कर यानी d बराबर होता है हमारा b² - 4ac, ठीक। d हमारा विभक्त कर कहलाता है, ठीक है। अब इसके बाद नंबर 2 श्रीधराचार्य सूत्र है हमारा, उसको देखिएगा। श्रीधराचार्य
ठीक, ये विभक्त कर सूत्र हमारा कहलाता है। अब जो श्रीधराचार्य सूत्र लिखाने हैं तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। तो प्यारे बच्चों ये श्रीधराचार्य सूत्र कहलाता है हमारा। ठीक है, अब इसके बाद अगला सूत्र इसी में, जब मूल समान हो। ठीक है, जब मूल समान है, अब मूलों की प्रकृति में आपको हम बता देंगे, तो इतना नोट कर लीजिए। पहले वीडियो को रोक के आराम से नोट कर लिया करो। अब आपको यहाँ पे मूलों की प्रकृति, ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेंगे, पहले हेडिंग के रूप में लिख लो द्विघात समीकरण के मूलों के लक्षण या प्रकृति। तो सबसे पहले इसमें लिखना है नंबर 1 डाल के, यदि हमारा d बराबर 0 निकल के आए। ठीक है, d बराबर 0 निकल के आए। ठीक, तो यहाँ पे लिखेंगे मूल वास्तविक तथा समान। ठीक, जब d का, अरे यार रुक जाओ, एक मिनट, यहाँ पे d तो लिखा ही नहीं है मैंने। ठीक है, ऐसे करके जब d बराबर 0 निकल के आए हमारा। ठीक है, जब d बराबर 0 निकल के आए तो मूल वास्तविक तथा समान। अब इसके बाद अगला देखेंगे नंबर दूसरा पॉइंट, यदि d का मान धनात्मक निकल के आए, यानी d का मान 10, 5, 15, 20 निकल के आए। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे मूल वास्तविक तथा असमान। ठीक, ये लिखना है आपको। नंबर 3, यदि d का मान माइनस निकल गया। ठीक, d का मान माइनस में, जैसे d का मान -4 निकला, -5, -6, तो यहाँ पे लिखेंगे कोई वास्तविक मूल नहीं है, कोई वास्तविक मूल नहीं है। और कभी कभार यहाँ पे ये भी लिख देता मूल काल्पनिक है। ठीक है, मूल काल्पनिक है, कभी कभार ये भी लिख देता विकल्प में। ठीक है, इन दो में से कोई आपको एक हिंदी में लिख, कोई वास्तविक मूल नहीं है या फिर मूल काल्पनिक है। ठीक है, इस प्रकार। तो चलिए अब यहाँ से अगला टॉपिक चलेगा हमारा। तो इस यानी द्विघात समीकरण में आपको इतने ही सूत्र तैयार करने हैं। ठीक है, इतने से आपका काम हो जाएगा। अब यहाँ से अगला चैप्टर लिखना समांतर श्रेणी। ठीक है, समांतर श्रेणी। तो सबसे पहला सूत्र है हमारा, नंबर 1 डाल के लिखना है समांतर श्रेणी का आयनवा पद। समांतर श्रेणी का आयनवा पद। ठीक है, समांतर श्रेणी का आयनवा पद। तो आपको लिखना है a n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, और यहाँ पे जो n है इसे अंतिम पद भी बोलते हैं। ठीक है, l हमारा लास्ट पद होता है, इसको हम ये भी बोलते हैं। अब इसके बाद आगे लिखना है समांतर श्रेणी के आयन पदों का योगफल। नंबर 2 डाल के लिखेंगे समांतर श्रेणी के आयन पदों का योगफल। और प्यारे बच्चों, छोटी सी रिक्वेस्ट है भाई, यदि आपने अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को प्रेस कर लीजिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर जरूर कर देना भाई। ठीक है, चलिए समांतर श्रेणी के आयन पदों का योगफल। तो हमें नई लाइन से लिखना है SN बराबर n बटा 2, SN बराबर n बटा 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक, एक तो सूत्र ये है, इसका एक और सूत्र होता है, या करके लिख लो SN बराबर n बटा 2
तो यहाँ पर लिखना ए प्लस एल। ठीक है, तो समांतर श्रेणी के दो सूत्र यानी समांतर श्रेणी के एन पदों का योगफल दो सूत्र हमारे। ठीक है, चलिए, और दोनों यूज होते हैं। अब यहाँ से हमारा अगला टॉपिक चलेगा। अब यहाँ से त्रिभुज के सूत्र देखिए। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लो त्रिभुज। त्रिभुज में जो हमारी थेल्स पिरामिड में होती है उस पर आधारित बता रहा हूँ आपको मैं। थेल्स पिरामिड। ठीक है, यहाँ पे थेल्स पिरामिड में हम एक त्रिभुज पहले से दिया हुआ इस प्रकार। तो आप लिख लो ए बी और ये सी। ठीक, यहाँ पे डी और ये ई। जब किसी त्रिभुज में ये वाली भुजा इसके समांतर हो। ठीक है, तो यहाँ पे डी ई समांतर बी सी। जब ये वाली भुजा इसके समांतर दी हो, तो ये शेष दो भुजाएं समानुपात में होती है। ठीक है, तो कैसे लिखना है आपको, ए डी बटा डी बी और बराबर ए ई बटा ई सी। इस प्रकार ये हमारी थेल्स पिरामिड में होती है। ठीक है, चलिए थोड़ा आगे बढ़िएगा। और तो प्यारे बच्चों, इसमें जाना कुछ नहीं बताएंगे आपको। जो कसौटियाँ उन्हें खुद तैयार करिए अपनी और सवालों को लगाइए इसके। अब आ जाइए निर्देशांक ज्यामिति पर। अब यहाँ से अगला टॉपिक चलेगा निर्देशांक ज्यामिति। तो निर्देशांक ज्यामिति में सबसे पहला सूत्र निकल के आता है हमारा, नंबर 1 डाल के लिखेंगे। बिंदु x1 कामा y1 तथा x2 कामा y2। यहाँ पर आपको दो बिंदु दिए होंगे और बीच की दूरी पूछेगा। ठीक है, तो नई लाइन से लिखना है बीच की दूरी बराबर अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल वर्ग प्लस y1 माइनस y2 का होल वर्ग। ठीक है, नंबर 2 डाल के लिखेंगे अब हम यहाँ पर। बिंदु x कामा y की मूल बिंदु से दूरी। ठीक है, कि मूल बिंदु से दूरी अंडर रूट x² प्लस y²। ठीक, इसके बाद अगला नंबर देखेगा, नंबर 3। बिंदु x1 कामा y1 तथा x2 कामा y2 अनुपात m1 अनुपात m2। ठीक है, तो निर्देशांक बराबर, ये अंता विभाजन का सूत्र है हमारा। ठीक, अंता विभाजन। यहाँ पे लिख लो के अनुपात में आंतरिक ठीक है, इतना बस समझने के लिए लिख लो, बहुत है। तो निर्देशांक बराबर यहाँ पे लिखना हमें m1 x2 m2 x1 बटा m1 प्लस m2 कामा m1 y2 m2 y1 बटा m1 प्लस m2। इस प्रकार तो ये हमारे अंता विभाजन का सूत्र हो जाता है। अब इसके बाद अगला मध्य बिंदु के निर्देशांक। मध्य बिंदु के निर्देशांक, तो मध्य बिंदु के निर्देशांक होते हैं x1 प्लस x2 बटा 2 कामा y1 प्लस y2 बटा 2।
और प्यारे बच्चों ये यानी ये वाली हमारी भुज कहलाती है, ठीक। जो एक्स का मान होता है भुज कहलाता है, ये कोट कहलाती है। इसी प्रकार ये भुज और ये कोट है, ठीक है। तो ये भुज है, ये कोट, ये भुज और ये कोट कहलाती है हमारी। अब इसके बाद अगला सूत्र है हमारा एक्स अक्ष के निर्देशांक, नंबर 5 डाल के लिखिएगा। एक्स अक्ष के निर्देशांक, ये भी बहुत यूज होता है। एक्स अक्ष के निर्देशांक होते हैं एक्स कामा 0, नंबर 6 वाई अक्ष के निर्देशांक, वाई अक्ष के निर्देशांक होते हैं 0 कामा वाई, ठीक है। थोड़ा और समझिएगा भाई। अब हमें यहाँ पर लिखना है संरेख होने का प्रतिबंध। संरेख होने का प्रतिबंध, संरेख होने का प्रतिबंध। तो हमें सूत्र लगाना है यहाँ पर x1 x2 x3 बराबर 0, ठीक है। यहाँ पे लिखना बाई माइनस बाई, बाई माइनस बाई, बाई माइनस बाई, 23 31 12, 23 31 और ये 12। तो ये हो गया हमारा संरेख होने का प्रतिबंध, ठीक। अब इसके बाद हमारा अगला चैप्टर चलेगा त्रिकोणमिति, उसके देखिएगा सूत्र आप। अब यहाँ पे लिख लो त्रिकोणमिति। तो त्रिकोणमिति सबसे पहले निकल के आता है हमारा एक लाल बटे कक्का, ठीक है। इसको प्रत्येक बच्चा याद करिएगा, लाल बटे कक्का। और यहाँ पे लिख लो साइन, यहाँ लिख लो कॉस, यहाँ लिख लो टैन, और इसके नीचे लिख लो कॉसेक, और यहाँ लिख लो सेक, और यहाँ लिख लो कॉट। साइन क्या लंब बटा कर्ण, कॉस क्या आधार बटा कर्ण, टैन क्या लंब बटा आधार, ठीक है। कौशिक क्या कौशिक, जब कौशिक पूछे तो कर्ण बटा लंब, सेक कर्ण बटा आधार, और कॉट आधार बटा लंब। तो इसको आप तैयार करिए भाई, ठीक है। ये हमारा कहलाता है सूत्र त्रिकोणमिति अनुपात का कहलाता है। अब यहाँ पे इसी के सामने दो पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। तो प्यारे बच्चों पाइथागोरस प्रमेय जो हमारी है, कर्ण का वर्ग आधार का वर्ग और ये लंब का वर्ग, ठीक। या करके लिख लो कर्ण का वर्ग आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। और प्यारे बच्चों काफ़ी बच्चे भुजाएं नहीं पहचान पाते, कौन सी लंब कौन सी कर्ण कौन सी आधार है, तो थोड़ी उसको भी समझ लो। देखो समझो ध्यान से, हमारा ये 90 अंश का कोण है, ठीक है, यानी समकोण है। तो यहाँ पे लिख लो ए, यहाँ लिख लो बी, यहाँ लिख लो सी। तो देखो 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, ये कभी नहीं बदलती है, ठीक है। ये 90 अंश के सामने वाली भुजा होगी कर्ण, ये कभी नहीं बदलती, और ये दोनों भुजाएं बदलती रहती हैं, ठीक है। अगर ये वाला कोण लिया बेटा हमने, अगर ये वाला कोण लिया तो ये वाली भुजा होगी लंब और ये वाली भुजा होगी आधार, ठीक है। थोड़ा और एक और चित्र इसका समझ लो। तो यहाँ पे P, यहाँ पर Q, यहाँ पर R। 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण, ये तो कभी नहीं बदलती, ठीक है। जब कोण हम ये वाला लेंगे, जब कोण ये लेंगे तो लंब ये आधार ये, ठीक। इस वाले चित्र में मैंने ये वाला कोण लिया तो ये लंब और ये आधार। जब कोण यहाँ वाला ऊपर वाला लेंगे, ठीक, जब कोण ये लेंगे तो प्यारे बच्चों ये लंब बन जाएगा और ये आधार बन जाएगा। तो इन चित्रों को अच्छे तरीके से ध्यान रखिए। जब आप कोण ये लेंगे तो ये लंब और ये आधार, और जब कोण ये लेंगे तुरंत अपना दिमाग चेंज कर दिया करो भाई, जब ये वाला कोण लेंगे तो ये लंब और ये आधार बन जाएगा, और ये कभी नहीं बदलेगा, ठीक है। 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है, ठीक। अब यहाँ पे अगली हेडिंग चलेगी हमारी, नंबर 2 डाल के लिखिए आप, त्रिकोणमिति व्युत्क्रम अनुपात। त्रिकोणमिति
व्युत्क्रम अनुपात। तो इसका जो पहला सूत्र है नंबर 1 डाल के लिखे आप, साइन थीटा बराबर 1 बटा कोसिक थीटा। नंबर 2 इसी के सामने लिखना हमें, कोसिक थीटा बराबर 1 बटा साइन थीटा। देखो साइन है तो साइन 1 बटा कॉसिक, कॉसिक तो 1 बटा साइन, एक दूसरे के उल्टे होते हैं ये। नंबर 2, नंबर 3, ठीक है, कॉस थीटा बराबर 1 बटा सेक थीटा। नंबर 4 और सेक थीटा बराबर 1 बटा कॉस थीटा। नंबर 5 टेन थीटा बराबर 1 बटा कॉट थीटा, फिर एक होता है हमारा साइन थीटा बटा कॉस थीटा। टेन के 2 होते हैं, दोनों याद करिए। फिर नंबर 6 कॉट थीटा बराबर 1 बटा टेन थीटा और कॉस थीटा बटा साइन थीटा। तो इनको भी याद करिए भाई, ठीक है, और टेबल अपने आप याद करिए। अब इसके बाद यहाँ पे अगला देखिएगा, अब यहाँ से चलेगी हमारी त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण, उनको देखिए आप। अब यहाँ पे लिखना त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण। त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण। तो जो हमारी त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण पहली है उसको देखिएगा, नंबर 1 डाल के लिखेंगे हम, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक, ये हमारी त्रिकोणमितीय की पहली सर्व समीकरण कहलाती है। और इसके माध्यम से 2 सूत्र और निकलेंगे हमारे। कौन कौन से निकलेगा देखिएगा। पहले इस कॉस को उधर भेजो, तो यहाँ पे लिखना है साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर। इस कॉस को उधर भेजेंगे तो माइनस का हो जाएगा। अब की बार साइन को उधर भेजेंगे तो यहाँ पे कॉस बचेगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और हमारी अगली सर्व समीकरण नंबर 2 डाल के लिखिए, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर होता है हमारा सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये होता है। अब ध्यान समझिएगा यहाँ पे क्या करने वाले हैं, या इसको हम घुमा के भी लिख सकते हैं, ठीक, या करके लिख लो। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब देखिएगा बेटा, इस एक को इधर लाएंगे, जब एक को इधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 और बराबर क्या बचेगा, टेन स्क्वायर थीटा। यानी टेन स्क्वायर थीटा का ये वाला सूत्र बन जाएगा। एक बार फिर देखो आप, ये वाली तो हमारी बेटा होगी माइन सर्व समीकरण होगी। ठीक है, मुख्य सर्व समीकरण नंबर 2 है हमारी। अब इस एक को इधर लाए तो माइनस हो गया, इधर टेन बचा। अब की बार क्या करना, अब टेन को इधर लाना है, तो यहाँ पे लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, काफ़ी बच्चे इनको आगे पीछे कर देते हैं, अक्सर सवाल गलत कर देते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग इसका। नंबर 3 डाल के लिखिए, कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। पहले एक को दिलाइए, माइनस 1 हो जाएगा, बराबर उधर बचेगा कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब इसके बाद अब पहले एक को दिलाए, तो अब की बार कॉट को लाइए इधर, कोस स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 बचेगा हमारा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों कुछ और नियम है, थोड़ा उनको देख लो, पीछे भूल गया था। यहाँ पे लिख लो साइन थीटा इंटू कोस थीटा बराबर 1 होता है, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 होता है, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 होता है। इनको भी आप याद कर लीजिए। ठीक है, अब इन सूत्रों के बाद अब यहाँ से हमारा अगला टॉपिक चलेगा। चलिए प्यारे बच्चों, आपको हम टेबल भी बता दें। ठीक, काफ़ी बच्चे टेबल भी नहीं बना पाते हैं, तो टेबल कैसे बनाते हैं देखिएगा। तो देखो टेबल, देखो बनाना तो नहीं बेटा, आप क्या करें, साइन का एक मान याद कर लो।
साइन का एक मान याद कर लो, ठीक है। तो देखिए साइन 0 का मान होता है 0, साइन 30 का मान 1/2 और साइन 30 का मान 1/2 और कॉस साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2 और साइन 90 का मान 1। साइन के मान याद कर लो, बाकी टेबल पूरी बन जाएगी आपकी, ठीक है। अब कॉस का जब मान लिखेंगे ना, यहाँ से लिखना स्टार्ट करो, 1 फिर √3/2 फिर 1/√2 फिर 1/2 और ये 0। एक बार फिर सुनिए आप, सबसे पहले साइन का मान याद कर लो, ठीक है। और जब कॉस का लिखेंगे तो इधर से लिखना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे 1 फिर √3/2 फिर ये लिखेंगे, फिर इसको इधर फिर इसको इधर, इस प्रकार। अब क्या करना, tan का मान लगाने के लिए क्या करेंगे, देखिए tan का मान लगाएंगे तो प्यारे बच्चों इन दोनों के बीच में बटे का चिन्ह लगाएंगे, ठीक। देखो थोड़ा अलग बता दूं मैं आपको दूसरे पेज पर करके। देखो जैसे हमें क्या करना है, tan का मान निकालने के लिए इन दोनों के बीच में बटे का चिन्ह 0/1, जब 1 का भाग 0 में लगाएंगे ना तो बेटा 0 आएगा, ठीक। अब इन दोनों के बीच में बटे का चिन्ह लगाना, तो देखो 1/2 फिर √3/2। तो प्यारे बच्चों 2 से 2 मारा जाएगा तो 1/√3, तो यहाँ पे लिख दो 1/√3। फिर इन दोनों के बीच में बटे का चिन्ह लगाना है, 1/√2 और 1/√2, तो ये पूरा कट जाएगा तो यहाँ पे 1 बचेगा तो 1 लिख दो। इसी प्रकार यहाँ पर √3/2 और बटा 1/2, ये 2 से 2 कट जाएगा तो हमारा √3/1 और नीचे 1 लिखा नहीं जाता, तो यहाँ पे लिख देंगे हम √3। अब यहाँ पे क्या करना है, 1/0, और जब 0 का भाग किसी संख्या में लगाते हैं तो बेटा आता अपरिभाषित, ठीक है। तो इसका मान हो जाएगा अपरिभाषित। तो इसमें 2 चीज़ें ध्यान रखिए आप, क्या, एक रखिए 0/1, तो इसका मान आएगा 0, फिर 1/0 और इसका मान आएगा अपरिभाषित, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए आप सही तरीके से। यानी जब किसी संख्या का भाग 0 में लगाएंगे तो 0 आएगा और 0 का भाग किसी संख्या में लगाएंगे तो अपरिभाषित आएगा। अब इसके बाद हमारा बचा हुआ कॉट, ठीक। कॉट का मान लिखने के लिए इधर से, जब कॉट का मान लिखेंगे ना तो tan के मान को इधर से लिखना स्टार्ट करो, तो देखो अपरिभाषित √3 फिर 1 फिर 1/√3 फिर ये वाला 0 इधर पहुंच जाएगा, इस प्रकार। अब इसके बाद साइन है ना, साइन जो कौशिक, ये वाला कौशिक है ना, कौशिक हमारा साइन का उल्टा होता है, कौशिक जो होता है वो साइन का उल्टा होता है, ठीक है। अब इसको थोड़ा समझ लीजिए। देखो हमें कौशिक का मान ज्ञात करना, तो कौशिक का मान ज्ञात करने के लिए ये जो पहला लिखा हुआ साइन वाले मान को पलटना है। तो देखो प्यारे बच्चों यहाँ पे 0 है, तो देखो 0 लिख लिया। अब जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1 होता है, अब इसको पलटेंगे, जब इसको पलटेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1/0। तो देखो 1/0 कितना अपरिभाषित होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका लिख दीजिए अपरिभाषित, तो यहाँ पे लिख देना हमें अपरिभाषित। अब देखिएगा इसको पलटो, 1/2 है तो 1/2 को पलटेंगे 2/1 और 1 लिखा नहीं जाएगा। इसी प्रकार इसको पलटेंगे तो 1/√2 है तो इसको पलटेंगे तो ये √2/1 लिखा नहीं जाएगा। अब इसको पलट दो तो 2/√3। अब 1 को पलटेंगे तो 1 ही रहेगा, तो इस प्रकार ही कौशिक का बन जाता है हमारा। अब इसके बाद सेक का निकालेंगे तो इधर से लिखना स्टार्ट कर दो, यहाँ पर 1 2/√3 फिर ये √2 और ये 2, अब ये अपरिभाषित इधर पहुंच जाएगा। तो प्यारे बच्चों उम्मीद है आपकी टेबल समझ में आ गई होगी भाई। अब यहाँ से अगले सूत्र देखिएगा आप लोग। अब हमारे यहाँ से अगला टॉपिक चलेगा वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, ठीक है। वृत्तों से संबंधित वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे, हेडिंग लिखेंगे वृत्तखंड। तो पहले लिख लो वृत्त का क्षेत्रफल लिख लो, पहले लिख लो वृत्त हेडिंग के रूप में वृत्त, ठीक है। तो वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि, और प्यारे बच्चों परिधि हमने गलत लिख दिया यार, काट दें। वृत्त की परिधि,
बराबर होता है 2 पाई r। ये हमारी वृत्त की परिधि होती है, ठीक है। वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल πr², ठीक है। अब यहाँ पे व्यास, व्यास त्रिज्या का 2 गुना होता है 2r, इस प्रकार। अब अगली अगली हेडिंग लिखेंगे वृत्त वो त्रिज्यखंड। ये नंबर 1 डाल लो इसको, और नंबर 2 लिखिए डाल के त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड। तो देखो त्रिज्यखंड हमारे 2 प्रकार के होते हैं, थोड़ा चित्र के माध्यम से आपको समझा दें। ठीक, ए बी और यहाँ पे ओ कर लो, और ये वाला कोण होता है थीटा, और ये दूरी त्रिज्या कहलाती है। ठीक, ये त्रिज्या और ये त्रिज्या कहलाती है। तो प्यारे बच्चों ये हमारी त्रिज्या है, और ये हमारा लघुचाप होता है, ये कहलाता है लघुचाप। हमारा क्या कहलाता है? लघुचाप। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा हार्ड डार्क कर दें थोड़ा हम। ये हमारा कहलाता है लघुचाप, और ये ऊपर वाला कहलाता है दीर्घचाप, और ये जो छोटा वाला भाग है ना, ये वाला कहलाता है लघु वृत्त, लघु त्रिज्यखंड। बेटा ये कहलाता है लघु त्रिज्यखंड कहलाता है हमारा। तो पहले इसका क्षेत्रफल निकाला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल सूत्र है πr² थीटा और बटा 360। नंबर 1, फिर नंबर 2 डाल के लिखिए। ये तो हो गया लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब यहाँ पर लिखना दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, दीर्घ त्रिज्यखंड का। तो प्यारे बच्चों दीर्घ ही ऊपर वाला भाग जो छायांकित नहीं है वही दीर्घ कहलाता है। ठीक है, तो दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है πr² 360 माइनस थीटा बटा 360। अब इसके बाद ये हमारी है लघुचाप, ये हमारा है लघुचाप। ठीक है, तो नई लाइन से नंबर 3 डाल के लिखेंगे लघुचाप की लंबाई, लघुचाप की लंबाई बराबर πr थीटा बटा 180। ठीक, ये अगर आप ये सूत्र लगा देते हो तो ये वाली चाप की लंबाई हमें मिल जाएगी। ठीक है, ये वाली दूरी मिल जाएगी। नंबर 4 डाल के लिखेंगे दीर्घ चाप की लंबाई, दीर्घ चाप की लंबाई, दीर्घ चाप की लंबाई πr 360 माइनस थीटा बटा 180। तो ये दीर्घ चाप की लंबाई यानी कि ये ऊपर वाली चाप की लंबाई मिल जाएगी हमें। ठीक है, अगर ये वाला सूत्र लगा देते हो तो। अब यहाँ पे चलेगा। अच्छा, एक और बचा हुआ चतुर्थांश का क्षेत्रफल, उसको भी नोट कर लीजिए। चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल हमारा 1/4 πr²। ठीक है, चलिए जल्दी से नोट करिए। अब इसके बाद यहाँ पे चलेगा हमारा वृत्तखंड, उसको देखेगा आप। तो अगली हेडिंग लिखनी है वृत्तखंड। अब यहाँ पे वृत्तखंड का यानी वृत्तखंड कैसे बनता है उसको देख लीजिए। तो प्यारे बच्चों ये हमारा एक वृत्त है। ठीक है, ये छोटा सा भाग ये वाला, ठीक, वृत्त का छोटा सा हिस्सा वृत्तखंड कहलाता है, ये वाला। ठीक, ये वाला छोटा सा भाग ये कहलाता है हमारा वृत्तखंड। और ये हमारा कौन सा वृत्तखंड? 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है लघु वृत्तखंड और एक होता है दीर्घ वृत्तखंड। तो जो हम छायांकित कर रहे हैं ना बेटा, जो हम छायांकित कर रहे हैं ये हमारा लघु वृत्तखंड। ठीक है, और जो ऊपर वाला बचा हुआ है ये वाला, ये हमारा दीर्घ वृत्तखंड है। ठीक है, तो यहाँ पे वृत्त का केंद्र होता है, और इसको यहाँ से मिलाएंगे और इसको यहाँ से मिलाएंगे इस प्रकार। और ये हमारे वृत्त का केंद्र होता है, और ये हमारा थीटा होता है, और ये हमारी त्रिज्या r होती है, और ये त्रिज्या r होती है। तो अगर आपको इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है प्यारे बच्चों, अगर आपको इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो ये कहलाता है लघु वृत्तखंड। तो सूत्र क्या होगा देखिएगा, नंबर 1 डाल के लिखेंगे यहाँ पर हम लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर πr² थीटा
बटा 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर और साइन थीटा, ये सूत्र होता है हमारा। ठीक है, अगर आप ये वाला सूत्र लगा दोगे तो ये छोटा सा भाग जो छायांकित है इसका क्षेत्रफल आपको मिल जाएगा। नंबर 2 डाल के लिखेंगे। अब हमें ये ऊपर वाला क्षेत्रफल चाहिए जो छायांकित नहीं है, ये कहलाता है दीर्घ। तो यहाँ पे लिखना हमें दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल। ठीक है, बराबर, यहाँ पे सामने चित्र आ रहा है। ठीक है, थोड़ा नीचे बढ़ा के लिखेंगे। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। ठीक है, माइनस, फिर ये लघु वाला घटा देते हैं। ठीक, माइनस लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल। ठीक, तो इसका आपको ये वाला सूत्र लगाना है। तो इसमें बस यही 2 सूत्र हैं और इसके बाद इसमें कोई सूत्र नहीं है। ठीक है, अब यहाँ से हमारा अगला टॉपिक चलेगा, उसको देखिएगा। अब यहाँ पे चलेगा हमारा पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। ठीक है, और प्यारे बच्चों, इन सूत्रों को शुरू करने से पहले नोट पॉइंट लिख के दे रहा हूं मैं। क्षेत्रफल का मात्रक वर्ग इकाई आयतन का मात्रक घन इकाई। ठीक है, ये ध्यान रखिए, हर बार नहीं लगाएंगे हम। तो सबसे पहले हमारा निकल के आता है सूत्र घन। ठीक है, घन। तो यहाँ पे लिखेंगे घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 गुणा भुजा स्क्वायर। फिर इसके बाद घन का आयतन भुजा क्यू। तो देखो प्यारे बच्चों, ये हमारा क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल को लिखा जाएगा वर्ग इकाई से, ये आयतन है तो आयतन को लिखा जाएगा घन इकाई से। ठीक, बार बार मात्रा लिखने की हमें जरूरत नहीं है। अब इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे घनाभ। नंबर 2 डाल के लिखना है घनाभ। तो यहाँ पे लिखना है हमें घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2LV BH और HL। घनाभ का आयतन LVH। ठीक, तो इनके ध्यान रखने आपको। अब इसके बाद यहाँ पे चलेगा हमारा बेलन। तो आप लिखना है बेलन का वक्र पृष्ठ। बेलन का वक्र पृष्ठ 2πRH। ठीक है, जो वक्र पृष्ठ होता है क्षेत्रफल ही कहलाता है हमारा। फिर लिखना बेलन के आधार का क्षेत्रफल। बेलन के आधार का क्षेत्रफल πR²। फिर इसके बाद बेलन का संपूर्ण पृष्ठ। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πR और H+R। फिर इसके बाद लिखना बेलन का आयतन। बेलन का आयतन πR²H। ठीक, तो ये प्यारे बच्चों हमारे ये सब क्षेत्रफल हैं, इनका मात्रक वर्ग इकाई है और ये आयतन है, इसका मात्रक है घन इकाई। ठीक है, चलिए अब इसके बाद देखिएगा शंकु के।
अब यहाँ पे लिख लो शंकु। तो यहाँ पे लिखना शंकु का वक्र पृष्ठ पाई आर एल। ठीक, तो नई लाइन से लिखना शंकु का वक्र पृष्ठ पाई आर एल और एल बराबर होता है अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, या एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये दोनों सूत्र यूज हो जाते हैं कभी कभार, तो दोनों को तैयार करिए। फिर इसके बाद शंकु का संपूर्ण पृष्ठ, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ पाई आर और कोष्टक के अंदर एल प्लस आर, ये हमारा हो गया शंकु का संपूर्ण पृष्ठ। फिर इसके बाद शंकु का आयतन, शंकु का आयतन आपको लिखना है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये हमारा शंकु आयतन हो जाता है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ये हमारे क्षेत्रफल है तो इनका मात्रक वर्ग इकाई होगा और ये हमारा आयतन है, इसका मात्रक होगा घन इकाई। अब यहाँ पे लिखेंगे गोला। यहाँ पे लिखना है गोला यानी गोले का वक्र पृष्ठ। गोले का वक्र पृष्ठ और गोले का संपूर्ण पृष्ठ एक ही बात है। ठीक है, तो गोले का वक्र पृष्ठ 4 पाई आर स्क्वायर। गोले का आयतन, तो गोले का आयतन है 4/3 पाई आर क्यूब। फिर इसके बाद लिखना अर्धगोला। अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ है 2 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ, तो अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ 3 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोले का आयतन बराबर, अर्धगोले का आयतन बराबर है 2/3 पाई आर क्यूब। तो इस प्रकार प्यारे बच्चों हमारे गोले के भी कंप्लीट हो जाते हैं। तो आपको इसमें बस इतने ही सूत्र तैयार करने हैं। ठीक है, यानी कि पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन में इतने सूत्र तैयार कर लो तो आपका एक भी सवाल नहीं बचेगा। अब इसके बाद यहाँ से चलेगी हमारी सांख्यिकी। तो इसका पहला सूत्र समांतर माध्य बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या। ठीक, सूत्र पहला हमारा सांख्यिकी का ये। अब यहां से लिखना समांतर माध्य के सूत्र। तो नंबर 1 डाल के लिखेंगे आप। तो नंबर 1 डाल के लिखेंगे प्रत्यक्ष विधि। ठीक है, प्रत्यक्ष विधि। तो समांतर माध्य बराबर सिग्मा एक्स एफ और बटा सिग्मा एफ, ये हमारी प्रत्यक्ष विधि कहलाती। ठीक है, अगला देखिएगा नंबर 2। चलो यहीं पे लगा दें, नंबर 2 भी देख लीजिए। दूसरे पेज पे चलिए अब यहाँ से आप। तो यहाँ पे लिखना कल्पित माध्य विधि द्वारा समांतर माध्य। समांतर माध्य बराबर सूत्र होता है हमारा कल्पित माध्य विधि। ठीक है, तो ए प्लस सिग्मा एफ डी और बटा सिग्मा एफ। ठीक है,
और नई लाइन से लिखना आपको डी बराबर लिखना है, इसी के सामने डी बराबर एक्स आई माइनस ए। ए हमारा बेटा कल्पित माध्य होता है, ठीक है, इस प्रकार। इसके बाद नंबर 3, है विचलन विधि। तो यहाँ पे विचलन विधि द्वारा समांतर माध्य बराबर लिखेंगे आप ए प्लस सिग्मा एफ यू बटा सिग्मा एफ और इंटू एच, इस प्रकार। और यहाँ पर हमें u बराबर लिखना है, u बराबर एक्स आई माइनस ए और बटा रहेगा हमारा एच, ठीक है, बटा एच, इस प्रकार। तो ये हमारे प्रत्यक्ष विध है, कल्पित विध है और विचलन विध से सूत्र निकल के आ गए, ठीक है। अब इसके बाद अगला सूत्र चलेगा बहुलक। बहुलक सूत्र। बहुलक बराबर आपको लिखना है एल प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 F0 माइनस F2, ठीक, और इंटू एच। अब इसके बाद अगला सूत्र होगा माध्यक। माध्यक बराबर है हमारा एल प्लस एन बटा 2 माइनस सी एफ इंटू एफ और इंटू एच। सी एफ हमारी संचयी बारंबारता होती है, ठीक है। फिर इसके बाद एक और सूत्र है हमारा 3 गुणा माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 गुणा माध्य, ठीक है। तो इसमें यानी सांख्यिकी में आपको इतने ही सूत्र तैयार करने हैं। अब इसके बाद यहाँ पे अगला टॉपिक चलेगा, उसको देखेगा आप। अब आप लोग यहाँ से लिख लीजिए प्रायिकता। तो प्रायिकता का जो हमारा पहला सूत्र होता है, देखो पीई प्लस पीई बराबर 1। देखो प्यारे बच्चों, ये होने की प्रायिकता होती है, ये ना होने की प्रायिकता। होने की प्रायिकता ना होने की प्रायिकता का योग 1 होता है, इसका मान 1 हो जाएगा हमारा, ठीक है। फिर इसके बाद अगले सूत्र है हमारा, जो प्रायिकता हमारी होती है पीई जो होती है वो 1 के बराबर और 1 से छोटी होती है, ठीक है। प्रायिकता 1 के बराबर और 1 से छोटी, लेकिन 0 के बराबर और 0 से बड़ी होती है। नहीं, 0 के बराबर और 0 से बड़ी होती है, ठीक। इसको भी तैयार कर लीजिए आप। तो बस प्यारे बच्चों, आपको इतने ही सूत्र अगर तैयार कर लेते हो तो आपसे एक भी सवाल नहीं बचेगा। तो बस प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।